भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पशुपालन की अहम भूमिका है और यह समाज का अभिन्न अंग भी है। इस दिशा में बायफ ग्रामीण विकास संस्थान उत्तर प्रदेश, जो एक गैर सरकारी संस्था है, उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के विकास एवं दुग्ध व्यवसाय के विकास की दिशा में पिछले 24 वर्षों से सतत कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में नवीनतम तकनीक के माध्यम से दुधारू पशुओं की उन्नत प्रजाति तैयार करना है। साथ साथ पशुओं के संतुलित आहार, स्वास्थ्य तथा रखरखाव की जानकारी कराकर दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, जिससे गरीब पशुपालकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो एवं देश की अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न व कुपोषण की समस्याओं का निदान हो सके। यही लक्ष्य लेकर शुरू हुआ था एक विचार प्रसिद्ध गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मणिभाई देसाई के मस्तिष्क में। तब उन्होंने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने का एक स्वप्न देखा और जो आज ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अद्वितीय और अग्रणी संस्था के रूप में साकार हुआ। बायफ अर्थात भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन। यह संस्था आज भारतवर्ष में 25 लाख से ज्यादा किसानों और पशुपालकों के चेहरे की मुस्कान बन चुका है। बायफ की स्थापना डॉक्टर मणिभाई देसाई ने 24 अगस्त 1967 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव उर्ली कांचन में की, जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया। बायफ बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। वर्तमान में बायफ द्वारा भारत के 12 राज्यों में विभिन्न परियोजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, व्यावसायिक संस्थान एवं विदेशी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 61 जनपदों में 613 पशु विकास केंद्र विभिन्न परियोजनाओं के तहत संचालित हैं। बायफ के गठन के पीछे डॉक्टर देसाई की एक स्पष्ट और दूरदर्शी सोच थी। कृषि और पशुपालन को आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रबंधन से जोड़कर एक उद्योग बनाना, जिससे उनका ग्राम विकास और गरीबों के आर्थिक उत्थान का सपना साकार हो और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना वास्तविक रूप में साकार हो। बायफ संस्था के कार्यक्रम का विस्तार उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ हुआ। एक तो ये कि जब हमने कार्यक्रम 1970 से 1984 से लेके 1996 तक इस कार्यक्रम को चलाया, तब हम अगर कोई किसान हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए या गायें लाता था या हमें अपने घर पे बुलाता था, तो हम उसको 2 रुपये साथ में दिया करते थे, क्योंकि उस समय तक इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा रुचि नहीं थी, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, उसके फ़ायदे पता नहीं थे। इसलिए एक प्रोत्साहन के तौर पर हम ये 2 रुपये दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इसका किसानों को पता चला और कार्यक्रम में काफ़ी बढ़ोतरी होने लगी, तो हम इस कार्यक्रम में जब चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इससे ये इस्टेब्लिश हो गया, अगर हम ठीक तरह से कार्यक्रम को किसानों तक ले जाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके बारे में ठीक ढंग से बताते हैं, तो किसान इस सेवा को पैसा देकर भी लेने को तैयार है। मनुष्य के दैनिक भोजन में दूध करीब करीब संतुलित आहार है, जो प्रोटीन एवं पौष्टिक तत्वों का एक मुख्य स्रोत है। बायफ ने दुग्ध उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य बनाकर निर्बल कृषकों एवं पशुपालकों के लिए दुग्ध व्यवसाय की नई दिशा प्रारंभ की, जिसमें प्रमुख हैं उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के अति हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर गाय एवं भारतीय गोवंशीय नस्लों का संरक्षण एवं महिष वंशीय संतति को उत्पन्न करना, गायों में संकर प्रजनन द्वारा वयस्कता आयु में कमी एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, शुष्क काल एवं व्यातांतर में कमी लाना,
दुधारू पशुओं के लिए खनिज मिश्रण, कृमिनाशक एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु टीकाकरण मुहैया कराना। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ की मेजर इनकम किसानों की खेती से होती है और उसमें आप जानते हैं कि पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है। खास करके डेयरी सेक्टर वो एक सप्लीमेंट्री इनकम के रूप में बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश जैसे के किसानों के लिए। इसमें बैफ के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है सन 1984 से लेकर, जब से बैफ यहाँ पे काम कर रही है। और अपने पैटर्न में भी, काम करने के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। नई चीज़ों को, नई इनोवेशंस को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए इटावा में जहाँ ब्रीड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अब वो चिलिंग का और मिल्क के मार्केटिंग का भी काम कर रहे हैं, ताकि किसानों को न सिर्फ ब्रीड इम्प्रूवमेंट में मदद मिल सके बल्कि उनके उत्पाद का भी सही कीमत उनको मिल सके। इसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट ये लगाया गया है कि पहले जो लेवी ये कलेक्ट करते थे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाया करते थे, बट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 100 सेंटर्स पे एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया जहाँ की 40 रुपये जो ये किसान से लेवी लेते हैं उसका एक कॉर्पस बना सकते हैं, ताकि उस कॉर्पस से बाद में इसको चला सकें। आज की तारीख में मेंटेनेंस का ग्रांट DRDA इनको दिया करता है बैफ से, लेकिन इस नए मॉडल में बैफ एक सस्टेनेबल तरीके से काम करते हुए प्रदेश में जो नस्ल सुधार है पशुओं का उसमें अपना योगदान देते हुए, और जो किसान और जो लोग खेती पे ज़्यादा आधारित हैं, जिनकी जीविका उस पर आधारित है, उनको एक सप्लीमेंट्री इनकम जो डेयरी सेक्टर से हो सकता है उसमें अच्छा इजाफा करने में मदद मिल सकती है। बाएफ के इन योजनाओं ने पशुपालकों के लिए जीविकोपार्जन की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। महाराष्ट्र के अलावा कुछ राज्यों में सफलता के बाद बाएफ ने सन 1986 में उत्तर प्रदेश के लिए बर्ड यूपी का गठन किया, जिसका पंजीकरण 19 दिसंबर 1986 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत कराया। उत्तर प्रदेश में यह सफर शुरू किया गया बर्ड यूपी के प्रांतीय मुख्यालय इलाहाबाद जिले से। बर्ड यूपी द्वारा स्वपोषित पशु सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत केंद्र से द्वारा अर्जित धनराशि से केंद्र का संचालन संपादित हो रहा था। इसी परिकल्पना को देखते हुए बर्ड यूपी ने इस परियोजना की नींव HSY स्कीम के अंतर्गत रखी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने 100 केंद्रों का 13.62 करोड़ की राशि प्रदान की। बर्ड यूपी द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दुधारू प्रजातियों के सुधार एवं ग्रामीण नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में 100 पशु विकास केंद्र संचालित करने हेतु फरवरी 2004 में इस परियोजना की संस्तुति प्रदान की। अंततः नाबार्ड एवं बाएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे के मध्य 8 अप्रैल 2004 को अनुबंध निष्पादित हुआ। बाएफ ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत एवं नाबार्ड के सहयोग से इस परियोजना के 100 केंद्रों की स्थापना की जिम्मेदारी अपनी सहयोगी संस्था बर्ड यूपी को दी। केंद्रों की स्थापना एवं उन्हें पूर्ण रूप से संचालित करने में कई महीने लग गए, जैसे केंद्रों की स्थापना हेतु स्थान की चयन प्रक्रिया, चयनित केंद्रों पर प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या की जानकारी एकत्र करना, यातायात, बैंक, डाकघर एवं पेट्रोल पंप की सुविधा, साथ ही साथ केंद्राधिकारियों को कृत्रिम गर्भाधान संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना आदि। अक्टूबर 2004 में बर्ड यूपी ने 18 केंद्रों के शुभारंभ के साथ साथ इस परियोजना को एक नया आयाम दिया और धीरे धीरे अगस्त 2005 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में समस्त 100 केंद्रों की स्थापना का कार्य संपादित किया। इस परियोजना में 17 जनपदों के 96 विकास खंडों के अंतर्गत 5248 गांवों को आच्छादित किया जा रहा है। To sum up, I would say that the project is running successfully and it is really benefiting the rural mass.
the fact that BIF could collect 4 crores of rupees as charges or fees speaks volumes of the success of the project. It speaks volumes of the actual involvement of the people under the project. BIF has done a splendid job. I wish them all success in this particular project as well as all projects in future. Thanks. मैं BIF द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए अति प्रसन्न हूँ और ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने अथक प्रयास से प्रदेश में नस्ल सुधार का कार्य किया है। गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न नस्ल की संकर गाय एवं भैंस की उत्पत्ति की है। इस प्रकार इन्होंने भारतीय गोवंशी पशुओं का संरक्षण और संवर्धन का भी काम किया है। इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं इस परियोजना के साथ ही साथ BIF उत्तर प्रदेश इकाई को उनकी सर्वोन्मुखी विकास योजना की कामना करता हूं, जो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता आ रहा है। जिन देसी गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है, उन गायों में कृत्रिम गर्भाधान करा के औसतन प्रतिदिन 8 से 12 लीटर दूध देने वाली संकर एवं उन्नत प्रजाति की संतति उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार भैंस में भी उन्नत प्रजाति से लगभग प्रतिदिन 6 से 8 लीटर दूध देने वाली संतति उत्पन्न की जाती है। BIF के आने से पहले जब हम लोगों की गाय या भैंसें हीट में आती थी, गर्म होती थी, तो हम उसको लेके एक गांव से दूसरे गांव तक भी जाते थे और पता चलता था कि सांड और भैंसा नहीं मिला। जो उसका हीट पीरियड था वो ख़त्म हो जाता था और मुझे या हम लोगों को पुनः फिर 21वें दिन का इंतज़ार होता था। ऐसा कभी कभी होता था कि 5-5, 6-6 महीने तक हम लोग की जो भैंसें या गाय होती थी वो गर्भित नहीं होती थी और हम लोग का जो 1 या 2 बयान टल जाता था उसका। लेकिन जब से BIF आया हम लोग की ये समस्या बिल्कुल दूर हो गई। साहब हमारे एक देसी गाय थी जो 2 लीटर 1.5 लीटर दूध लगने वाली थी। देसी सांड से हमने बनवाए थे तो भी वही 2 लीटर 1.5 लीटर, और उसके बछड़े जो पैदा होते थे उनका भी वही नस्ल। तो हमारे BIF के लोग जो हैं डॉक्टर साहब आए, बताएं कि हमारे नस्ल का जो है बीज डलवाओ तो उससे कुछ फ़र्क होगा, 18 लीटर दूध देने वाली बन जाएगी। हमने उनसे राय लेके अपना कार्य देसी गाय के ऊपर जो है बीज डलवा के ये पहले ही ब्यात में बछिया पैदा हुई है और वो 18 महीने में ही गाभिन हो गई है और 3 महीने की वो गाभिन हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अंतर्गत उन्नत नस्ल के सांडों से उच्च कोटि का वीर्य केंद्रीय अनुसंधान केंद्र उर्ली कांचन पुणे में उत्पादित करना, कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु BIF ग्राम्य दुग्ध विकास समूह के माध्यम से विकास खंडों में सेवाओं का आच्छादन करना, निरंतर अनुश्रवण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, पशु प्रजनन के साथ साथ पशुपालकों को चारा विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं आदि का प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित क्षेत्रीय युवकों को कुछ समय पश्चात केंद्र का कार्यभार सौंपकर उन्हें स्वावलंबी बनाना, उत्पन्न मादा संतति की पहचान एवं शोध कार्यक्रम हेतु गाय एवं भैंसों में टैग लगाना, खनिज लवण, टीकाकरण एवं बांझपन शिविर के द्वारा किसानों को लाभ देना, कार्यक्रम के स्थायित्व हेतु ग्राम्य दुग्ध विकास समूह, क्षेत्रीय दुग्ध विकास समिति, जिला दुग्ध विकास संगठन
एवं मंडलीय दुग्ध विकास संघ का गठन करना, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्थायी जीविकोपार्जन प्रदान करना। इसके साथ में जो हम देशी गायों से संकर प्रजनन के माध्यम से हम किसानों के दरवाजे पर जो सेवा दे रहे हैं, उससे जो पशु तैयार हो रहे हैं गोवंश के, उसमें मुख्यतः 2 प्रजातियां हैं, होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी। होलिस्टीन फ्रीजियन की विशेषता ये है कि ये जो गाय है प्रति ब्यात में लगभग 30,000 से लेकर 4,500 लीटर दूध औसतन देती है, जिसमें कि दुग्ध वसा 3.5 से 5% तक हो सकती है। इसमें जर्सी जो प्रजाति है ये मध्यम और श्रेणी की है, जिसमें कि दुग्ध उत्पादन लगभग 2,000 से लेकर के 2,500 लीटर तक प्रति ब्यात होता है किसान दरवाजे पर, और इसमें सबसे अधिक फैट होता है, लगभग 5.5% दुग्ध वसा इसमें पाई जाती है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु ऋतुमयी मादा में उन्नत नस्ल के वीर्य को प्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा उपकरणों के माध्यम से गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। प्रत्येक केंद्र का कार्यक्षेत्र 10 से 12 किलोमीटर की परिधि में होता है, जिसमें लगभग 25 से 30 गांव आते हैं। कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पशुपालकों द्वारा पशुओं के ऋतुकाल की सूचना फोन के माध्यम से केंद्राधिकारी को दिया जाता है। सूचना प्राप्त होने के उपरांत केंद्राधिकारी द्वारा घर पहुंचकर कृत्रिम गर्भाधान की सेवा देता है। केंद्र छोड़ने के पूर्व केंद्राधिकारी द्वारा भ्रमण की सूचना पट पर लिखकर जाता है। इस अवधि में केंद्र पर आने वाले पशुपालक एवं अधिकारी गण को भ्रमण की जानकारी हो सके। कृत्रिम गर्भाधान करने के पूर्व ऋतुमयी पशुओं की जांच करता है। तदुपरांत कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किए जाने वाले वीर्य का गर्म पानी में थाइंग किया जाता है। तापमान की जानकारी हेतु थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। वीर्य की थाइंग में 15 से 30 सेकंड का समय लगता है। तत्पश्चात कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। इसके उपरांत पशुपालकों से शुल्क किया जाता है, उसके बदले रसीद दी जाती है। इसी तरह से भैंस में भी कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सभी जानकारी डेटा डिवाइस में भरी जाती है और माह के अंतिम में केंद्राधिकारी द्वारा वो डिवाइस जनपदीय कार्यालय लेकर के आता है एवं जनपद प्रभारी द्वारा डेटा डिवाइस को डाउनलोड किया जाता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि उनकी गाय 18 से 21 दिन के अंदर पुनः गर्मी में नहीं आती है तो उसे 3 महीने के उपरांत गर्भ परीक्षण अवश्य कराएं। लगभग 2 से 3 माह बाद गर्भ परीक्षण घर पर पहुंच करके किया जाता है, जिसका शुल्क किसानों से नहीं ली जाती है एवं 10 माह बाद उत्पन्न संतति की जानकारी भी की जाती है। वाइफ से हम लोगों को बहुत लाभ मिला।
बैफ की देन है कि आज गांव में देहात क्षेत्र में जो है जर्सी गाय, साहिवाल, बछिया जो भी दिखाई दे रही हैं, भैंस का भी नस्ल बदल गया है। जो दूध हम लोग सुनते थे कि 10 लीटर 20 लीटर जो है गाय भैंस देती हैं, वह आज दूध हम लोग को दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से। बाइफ के माध्यम से हम तुरंत फ़ोन करते हैं, हमारे दरवाजे पर डॉक्टर जो है सीमन लेकर आता है और वो हमारे पशु को गाभिन करता है और इस तरह से हमें दर दर भटकने से भी मुक्ति मिल जाती है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है और हमारे पास अच्छी नस्ल की पशु पैदा हैं। पहले हमारे पास देसी गाय थी और वो जब गर्म हुई तो बैफ के डॉक्टर को बुला करके हमने इसको सीमेन चढ़वाया और इसके बाद जो हमको ये बछिया दी वो बहुत ही अच्छी है और ये पर डे 14 लीटर तक हमको दूध देती है। डॉक्टर साहब एक माई देसी गाय रहे जवन की दूध से 2.5 लीटर दूध देते रहे। हम बैफ को डॉक्टर के बुला के एक माता के सीवन चढ़वैली जो कि परिणाम स्वरूप ये बचिया के हम पौली। आज ओकरी माई के हम बेच देले बानी और ये बचिया के 2 बार टाइम होतिया और 4 महीना का ई गाभिन बाटे। बाइफ को इस जनपद में दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम दिया गया है उसको इन्होंने बहुत ही सराहनीय ढंग से किया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम काफ़ी अच्छी ढंग से और करते रहेंगे। इस कार्यक्रम से जनता को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, उनकी पशुओं की नस्ल सुधर गई है। पशुपालकों को पशु प्रबंधन एवं रोगों से बचाव हेतु उचित जानकारी बैठकों के माध्यम से दी जाती है। इस कार्यक्रम में विशेषकर जन संगठन बनाने पर बल दिया गया है। ग्राम्य स्तर पर बाइफ ग्राम्य दुग्ध विकास समूह, केंद्र स्तर पर बाइफ क्षेत्रीय दुग्ध विकास समिति, जिला स्तर पर बाइफ जिला दुग्ध विकास संगठन, मंडल स्तर पर मंडलीय दुग्ध विकास संघ। मंडलीय दुग्ध विकास संघ आजमगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर में प्रस्तावित है। एक मंडल में 5 से 6 जनपदों का समावेश होगा। उपरोक्त संगठन पंजीकृत पशुपालक को ही बनाया जाता है। ग्राम्य स्तर पर गठित बाइफ ग्राम्य दुग्ध विकास समूह में 15 से 20 पंजीकृत पशुपालक होते हैं। समूह के संचालन हेतु 2 प्रतिनिधियों का सर्वसम्मति से चयन किया जाता है, जिन्हें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। प्रत्येक बाइफ ग्राम्य दुग्ध विकास समूह से चयनित अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों से बाइफ क्षेत्रीय दुग्ध विकास समिति का गठन किया जाता है। बाइफ के संगठन के बैठक चल रही जिसमें ग्रामीण स्तर के सीएफए के पदाधिकारी आए हुए हैं। उसमें एक मीटिंग चल रही जिस मीटिंग के द्वारा मैं गाँव में लोगों को विकास के बारे में जानकारी अवगत करा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पशुपालकों को जो सेवाएं दी जा रही हैं, उसके बदले पशुपालकों से सेवा शुल्क लिया जाता है। यह सेवा शुल्क बीपीएल किसानों से कम लिया जा रहा है। यह सेवा शुल्क सस्टेनेबिलिटी कोष में जमा किया जाता है, जो परियोजना की समाप्ति के उपरांत सस्टेनेबिलिटी कोष से सतत कार्यक्रम का संचालन संगठन के माध्यम से बर्ड यूपी एवं नाबार्ड के देखरेख में चलाया जाएगा। इस परियोजना का कार्यकाल 5 साल के लिए था। 4 साल के बीतने के बाद हमने इस परियोजना का फर्दर एक्सटेंशन के गवर्नमेंट को प्रपोज किया, क्योंकि इसका कॉर्पस जो रिक्वायर्ड लिमिट तक नहीं हो पाया था। इसका मुख्य कारण ये था कि बीपीएल को हमने सेवा शुल्क में काफ़ी कटौती की थी। अतः गवर्नमेंट ने हमारा प्रपोजल माना और इसको फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया। इस योजना के जो कार्यकर्ता थे उनको भी हमने 3 साल तक अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रखा। 3 साल के बाद उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि वो अपने आप अर्न करने में सक्षम है, 1 साल आधी तनख्वाह और आधा काम के बेसिस पेमेंट किया। और इस साल 1 अप्रैल 2009 से हमने उनको पूरी तरह काम के अनुसार रेम्युनरेशन देने का निर्णय लिया है और इसके तहत हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता लगभग 5,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर मंथ कर रहे हैं। इस परियोजना में अब तक 4.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि परियोजना समाप्त तक ये कॉर्पस बढ़ के 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। संगठन की सदस्यता हेतु परिवारों से पंजीकरण शुल्क मात्र 1 बार लिया जाता है तथा कृत्रिम गर्भाधान शुल्क प्रति गर्भाधान लिया जाता है। गर्भ परीक्षण की जांच
एवं उत्पन्न संतति की जानकारी हेतु कोई शुल्क पशुपालकों से नहीं लिया जाता है। इसके अलावा पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य वृद्धि एवं दुग्धोत्पादन हेतु मिनरल मिक्सचर, डिवर्मर, टीकाकरण पंजीकृत पशुपालकों को अपंजीकृत पशुपालकों की अपेक्षा कम दर पर उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर बांझपन निवारण शिविरों के माध्यम से बांझ पशुओं का इलाज किया जाता है, जिसका शुल्क मात्र 10 रुपए प्रति पशु लिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस परियोजना में ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जुड़ेंगे तथा इस परियोजना का लाभ उठाएंगे।